हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। भी मैं आपको मैथ्स में सभी के अलजेब्रा के डायनामिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस बताते जा रहा हूँ, है ना। इसी तरह से देखिए कॉम्प्लेक्स के शॉर्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है 7 अंक का, है ना। तो इजीली भाई 7 अंक में से आपके 4 या 5 तो आ ही जाने चाहिए ना। वैसे भी कॉम्प्लेक्स का पेपर सबका ठीक हुआ होगा टर्म टेस्ट का। 15 में से 15 आने चाहिए सबके, तो प्लस में आपको 3 नंबर लाने, वो आप शॉर्ट नंबर में पास हैं। तो मैथ्स में जो 150 अंक का पेपर है भाई, उसमें से 100 से कम तो किसी के आने ही नहीं चाहिए, है ना। कितने से कम? 150 में से 100 से कम तो किसी के आने ही नहीं चाहिए भाई। जिसने अच्छे से पढ़ा है ना सभी कंप्लीट वीडियो, तो इससे कम नंबर तो होंगे ही नहीं। टर्म टेस्ट में हो गए होंगे 45। सही हुआ होगा सबका भाई, है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्गेड चित्र में एक सरल रेखा का समीकरण लिखिए। एक सरल रेखा का समीकरण लिखिए। आर्गेड चित्र में एक सरल रेखा का समीकरण लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर्गेड चित्र में एक सरल रेखा का समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप लिखिए। कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप लिखिए। कौन सा रूप लिखना है भाई? कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप लिखिए ना। देख लेना बुक से है ये कोशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप। कोशी रीमान समीकरण के संतुष्ट होने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है यही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मोरेरा थ्योरम है भाई, एक है ना। मोरेरा प्रमेय का कथन दीजिए। प्रमेय का कथन लिखिए। मोरेरा प्रमेय का कथन लिखिए। इनमें से 7 नंबर में आराम से आपको 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन तो इजीली मिल जाएंगे भैया ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। विश्लेषिक एकमानी विश्लेषिक या एकमानी होलोमोर्फिक होलोमोर्फिक फलन को परिभाषित कीजिए। विश्लेषिक या एकमानी होलोमोर्फिक फलन को परिभाषित कीजिए। फलन को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। स्क्रीनशॉट लेते जाना भैया ना, इन सभी के आंसर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखना। त्रिविम प्रक्षेप को परिभाषित कीजिए। त्रिविम प्रक्षेप को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखना। जोरदार वक्र प्रमेय का कथन लिखिए। जोरदार वक्र जो थ्योरम है उसका कथन लिखिए। कथन लिखिए। थ्योरम्स के कथन बहुत पूछे जाते हैं भैया ना। उतारिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 6 तक। एक और लिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। सम्मिश्र फलन के लिए एक समान सम्मिश्र फलन के लिए एक समान
सान्तत्यता को परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। एक सम्मिश्र फलन के लिए एक समान सान्तत्यता को क्या करना है, डिफाइन करना है आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 तक उतारिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, प्रसमवादी फलन के संयुग्मी प्रसमवादी फलन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। इस टाइप का भाई क्वेश्चन हो रहा था, ये ध्यान रखना। यूनिट नंबर 2 से है, एनालिटिक फंक्शन। सूत्र लिखिए, उतारिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना। इन सभी क्वेश्चंस की भाई आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना। ये फ्री के नंबर है, ये 4-5 नंबर जो आपके पास मार्किंग में लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिनका टर्म टेस्ट ठीक नहीं गया उनके लिए तो बेहतर है भाई। टर्म टेस्ट अब भी ठीक नहीं जाएगा तो फिर जाएगा भी नहीं कभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखना। कोशी समाकल प्रमेय का कथन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कोशी समाकल प्रमेय का कथन लिखिए। कोशी समाकल प्रमेय का कथन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है विश्लेषिक फलन को डिफाइन कीजिए। विश्लेषिक फलन को परिभाषित कीजिए। लास्ट ईयर 1 नंबर में आया था ये। विश्लेषिक फलन को परिभाषित कीजिए। विश्लेषिक फलन को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है सिद्ध कीजिए। भैया ना ये क्वेश्चन अच्छा है, मैंने करवाया हुआ भैया आपको। ये सिद्ध कीजिए कि ये मैंने आपको सॉल्व करवाया था जब यूनिट नंबर 2 में है। जाकर देखना, लेक्चर नंबर 1 में ही होगा। 1 या 2 इन 2 में ही है। 1 में जेड सिद्ध कीजिए कि लिमिट जेड बार अपॉन में जेड विद्यमान नहीं है। क्या नहीं है? विद्यमान नहीं है। दोबारा से और करवा देता हूँ, देखिए किस तरह से करना है। लिमिट जेड टेंस टू 0। जेड बार की जगह आप जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस में आयोटा वाई। जेड बार बराबर एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई, है ना। जेड बार तो जेड बार बराबर क्या रख देंगे, एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन में एक्स प्लस में आयोटा वाई। सीमा विद्यमान नहीं है तो सीमा हम 2 कंडीशन से निकाल देते, या तो वाई बराबर एम एक्स रखकर, एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा रखकर। मैं यदि वाई बराबर एम एक्स रख दूँ, क्या रख दूँ, वाई बराबर एम एक्स रख दूँ, देखिए लिमिट जेड टेंस टू 0 एक्स माइनस आयोटा एम एक्स अपॉन में एक्स प्लस में आयोटा एम एक्स ना। यहाँ से देखना लिमिट जेड टेंस टू 0, एक्स कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा एम, नीचे से भी एक्स कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस में आयोटा एम, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। क्या प्रूव करना है कि सीमा विद्यमान नहीं है। जो किसका मान, लिमिट का जो मान है भाई, ये किस पर निर्भर कर रहा है, एम पर निर्भर कर रहा है। जेड का मान किस पर निर्भर कर रहा है, एम पर निर्भर कर रहा है, इसलिए सीमा विद्यमान नहीं है। अतः आप लिख देना कि एम पर निर्भर कर रहा है, इसलिए सीमा विद्यमान नहीं है। इस तरह आप इसको प्रूव कर सकते हैं।
वैसे मैंने यूनिट नंबर सेकंड में आपको करवा दिया था, दोबारा से देख लीजिए, है ना। लिमिट निकालना भाई सभी को आना चाहिए, या तो आप लिमिट डेफिनेशन से निकालिए, है ना। नहीं, लिमिट निकालने का एक और तरीका है, अवकलनीयता से लिमिट निकाली जा सकती है। ये सब आपके लिए इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, आप डेफिनेशन से निकाल सकते हैं 1 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा। बाकी अवकलनीयता के बारे में सबको आता है। यूनिट नंबर सेकंड आपने अच्छे से की होगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। महत्तम मापांक, महत्तम मापांक प्रमेय का कथन लिखिए। प्रमेय का कथन लिखिए। इसमें इस तरह से भी दे सकता है कि z बराबर 0 पर सीमा विद्यमान नहीं है, ये प्रूव करना है। तो वही बात है, इसका जो सूत्र होता है आप इस तरह लिखते हैं ना, लिमिट z से z टेंस टू एफ जेड अपॉन में माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। इस तरह से z बराबर 0 पर सीमा विद्यमान नहीं है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए भैया ना। ठीक है, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। उसी समाकलन प्रमेय का कथन हो गया। विश्लेषिक फलन महत्तम 2f 10 इट तक ही कराए थे, एक क्वेश्चन छूट गया भाई लास्ट। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर मोरेरा प्रमेय मैंने लिखवा दिया ना। प्रसमवादी फलन की डेफिनेशन ये लिखवा दिया क्या? नहीं लिखवाया है। प्रसमवादी फलन की परिभाषा दीजिए। प्रसमवादी फलन की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, संबद्ध समुच्चय को परिभाषित कीजिए। संबंध समुच्चय को परिभाषित कीजिए। संबंध समुच्चय को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सम्मिश्र फलन की सीमा की परिभाषा लिखिए। सम्मिश्र फलन की सीमा की परिभाषा लिखिए। सम्मिश्र फलन की सीमा की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोशी समाकलन प्रमेय का कथन लिखिए। क्या लिखिए? कोशी समाकलन प्रमेय का कथन लिखिए। यहाँ तक उतारिए भैया ना, क्वेश्चन नंबर 16 तक उतारिए। सारे इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए। पूरे 5 नंबर इजीली कन्फर्म है, मान लेना। जिसने इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लिया उसके 4 या 5 अंक इजीली आ जाएंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। शायद मैं 60 तो लिखा हूँ ना। 2 क्वेश्चन और हैं ना, लास्ट इनको लिख लीजिए। घात श्रेणी की अभिसरण त्रिज्या को समझाइए। घात श्रेणी की अभिसरण
त्रिज्या को समझाइए। भाई देख लेना ना, समझाइए। घात श्रेणी की अभिसरण त्रिज्या को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 18 है। प्रवासों का समाकलन सूत्र लिखिए। प्रवासों का समाकलन सूत्र लिखिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बताएं इस लेक्चर में जो भी सभी क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना। जो 7 अंक का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, उसमें से इजीली इन क्वेश्चन में से 4 5 से कम नहीं आएगा भाई, है ना। तो 4 5 नंबर आपके फ्री के हैं, बस फिर आपका अच्छे से अंक आ जाने चाहिए भाई। सबसे ज़्यादा जो नंबर मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स में आने चाहिए। तीनों बुक्स में मेरे हिसाब से सबसे इजी है। वैसे डायनेमिक्स भी इजी है, थोड़ा अलजेब्रा का पार्ट आपको थोड़ा टिका है, वो याद करने होंगे। मेहनत तो आपको करनी होगी। बाकी के फिजिक्स केमिस्ट्री सबके मैं क्वेश्चन सेमेस्टर के लिए डाल चुका हूँ, सबके आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए भैया ना। इसी तरह से मैं आपको 6 सेमेस्टर में डाल दूंगा। शायद 6 सेमेस्टर में मैं आपको मैथ्स कराऊँ या ना करवाऊँ, ये थोड़ा भाई कंफ्यूज करने वाला होगा, है ना, लेकिन करवा दूंगा मैथ्स तो। ठीक है भाई, सभी अच्छे से तैयारी करना सेमेस्टर की, है ना, ज़्यादा दूर है नहीं।